का काउंटर फॉर्मूला की तर्ज पर 2022 की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? क्या जिस तरीके से यूपी में हालात बन रहे हैं, संभल हो या बाकी सारे मुद्दे हो, ये 80-20 के फॉर्मूले के तहत ले जाने की कोशिश चल रही है? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार यही एक सोचा समझा फॉर्मूला है या जिसे हम कहें कि टूल किट है बीजेपी की तरफ से, कि जिसका इस्तेमाल हर चुनाव में करने की कोशिश की जाती है। और 2024 में 80-20 के फॉर्मूले को क्या हुआ था, तमाम सवाल है। इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में के शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, मलुक नागर भी थोड़ी देर में हमारे साथ आरएलडी की तरफ से जुड़ने वाले, और प्रोफेसर संजय कुमार सीएसडीएस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे कि आखिरकार यह फॉर्मूला कब तक बीजेपी के पक्ष में जीत दिलाता है या नहीं दिलाता है। शुरुआत करेंगे के शर्मा जी से। शर्मा जी, हमने देखा कि 2024 के नतीजे हमने देख चुके हैं। उसके बाद जो उपचुनाव हुए उसमें भी हमने देखा कि बीजेपी ने जो डैमेज हुआ था उसे कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी ने की है। 10 में से 8 सीटें बीजेपी जीत पाई, 3 सीटें समाजवादी पार्टी से भी उन्होंने छीनी। लेकिन मुद्दा वो नहीं है। मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री का भाषण जम्मू कश्मीर में उन्होंने किया था, उसमें उज्ज्वला योजना का लाभ किस तरीके से मुसलमानों को होता है वो भी वो वहां पर बता रहे थे। उसके साथ साथ पीएम आवास योजना ग्रामीण, उसको लेकर जो संसद में जवाब दिए जा रहे थे उसकी भी चर्चा में सुन रहा था। उसमें भी यह कहा गया खास तौर पर कि 13 लाख मुस्लिम लाभार्थी भी उसमें शामिल हैं। अगर इतनी सारी संख्या आप बता रहे हैं तो यह 80-20 ही क्यों बता रहे हैं? 9-10 या 95-5 ये भी फॉर्मूला आप रख सकते हैं कि जिसमें मुस्लिम भी उसमें शामिल हो, या 2011 के सेंसस के तहत 19% आबादी अगर मुसलमानों की है तो जिसके चलते 80 और 20 का फॉर्मूला ही आपको इस बार भी रखने की जरूरत पड़ेगी। और जो शुरुआत संभल में हम देख रहे हैं वो उस फॉर्मूले के तहत ले जाती है क्या? के शर्मा। साहिल भाई, सबसे पहले तो होली की मैं पूरे देशवासियों को, आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का त्योहार हर्ष उमंग के साथ पूरा देश पूरे सौहार्दपूर्ण वातावरण मना रहा है और ये बहुत खुशी की बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है। और ऐसे ही वातावरण में ये त्यौहार मने और सभी लोग अपने अपने त्योहारों का जो है पूजन पाठ करें, आनंद लें, ये सबसे अच्छी बात होगी। और यही आशा और विश्वास मुझे है। और शायद देशवासी उमंग में डूबे हुए हैं, हर्ष में डूबे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के चेहरे के मातम मुझे समझ में आते हैं। मैं आज मातम देख रहा हूं कुछ लोगों के चेहरे का, जिनकी भाषा बदल गई, जिनकी जो है आपा खो बैठे हैं। इतनी तिलमिलाहट है, इतनी बौखलाहट है कि उनकी भाषा शैली जो है, शब्द भी भूल गए। एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरह के शब्दावली का प्रयोग अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये दिखला रहा है कि वो मातम में डूबे पड़े हुए हैं। अरे जनाब, खुशी का समय है, आइए, ये तो रंगों का त्योहार है। अब उससे निकलिए बाहर, जो मतभेद है उन्हें दूर कीजिए और आइए और कम से कम त्योहार खुशी से मनाइए। और ये समस्या क्रिएट हो गई है साहिल भाई, ये सारे विपक्ष के लोगों को। भारत यदि चैंपियन ट्रॉफी जीत जाता है तो जो है विपक्षी के दलों पे जो है चेहरे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उसके पहले उसके कैप्टन के ऊपर में बयान दिए जाते हैं, भारत के यशस्वी कैप्टन पर। और यही नहीं, आज जितनी भी खुशियां हैं देश के अंदर, उसको लेके पूरा देश तो खुशी मनाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये लोग मातम मनाने में डूब जाते हैं। तो कृपया कर बाहर आइए, होली का अवसर है, थोड़ा अपना स्वरूप बदलिए। अब मैं आपकी डिबेट पे आता हूँ। आपने 80-20 और पता नहीं क्या क्या बताया, मुझे तो समझ में नहीं आता ये फार्मूला। हम तो सीधा सा फार्मूला जानते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसके साथ ही हम आगे बढ़े हैं। और इसी के लिए हमको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार चुनाव जीता है और पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनाई है। अब आप कहां से कहां तुलना करें, मैं समझ नहीं पाता। मीडिया वाले कहां से कहां, आपका स्वतंत्र है, आप किसी से भी तुलना कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं लगातार जब डिबेट करता हूं तो मुझे एक चीज समझ में बताई जाती है कि भाई विधानसभा चुनाव का आप विधानसभा चुनाव से कीजिए, लोकसभा का लोकसभा के साथ कीजिए। और वैसे आप लोकसभा से भी करें तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अभी अभी कुछ दिन पहले बड़ी छाती पीट पीट के इनके प्रवक्ता और अखिलेश यादव घूम घूम के कहते थे सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है। 10 सीटों का जब चुनाव था, सेमीफाइनल का रिजल्ट आ गया, 3 सीट इनके वो पास, इनकी चली गई।
तो सेमीफाइनल का भी रिजल्ट अभी संजय जी जुड़ेंगे, वो बता देंगे कि लोकसभा और विधानसभा में क्या डिफरेंस होता है। लोकसभा का चुनाव आम चुनाव है जो देश के मुद्दे पर होगा, और विधानसभा का चुनाव जो है राज्य के मुद्दे पर होगा। रही बात, इसलिए इसकी तुलना नहीं हो सकती। रही बात, आपने अभी चर्चा की महाकुंभ की, संभल की। संभल में जिस ढंग से समाजवादी पार्टी ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उस पूरे संभल जो 3 महीने पहले प्रकरण हुआ, उसको जिस ढंग से राजनीतिक रंग देने की कोशिश किया था, उस कारण से मैं उस समय भी कहा था कि समाजवादी पार्टी अपना राजनीतिक कब्र खोद रही है। और ये सच है, 2027 का चुनाव इनको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि ये तुष्टीकरण की चैंपियन बनने से कुछ नहीं होगा। अभी आपने महाकुंभ का भी जिक्र किया। महाकुंभ के अवसर पर जो कहा कि जिसकी जैसी नजरिया वो वहां पर ढूंढ रहा था, तो आप किसी भी स्तर पर अपमान करने से नहीं चूक रहे थे। आप विरोध नहीं कर रहे थे, आप अपमान की भाषा पर थे। इसी अपमान की भाषा के कारण से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको सबक सिखाया है, और यही सबक हम तो कहता हूं, जब मैं कहता हूं तो मैं कल सुन रहा था इनके प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बड़े चिढ़ गए। 2017 का जब हम चुनाव लड़ रहे थे साहिल भाई, तो हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी, समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी का तुष्टीकरण, समाजवादी पार्टी का परिवारवाद, हम इन सब मुद्दों पे लड़े थे। और उत्तर प्रदेश की जनता ने, और 22 में भी लड़े, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया उसने साबित कर दिया कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में वो जो है गुंडागर्दी की, वो उस तरह का परिवारवाद, उस तरह का भ्रष्टाचार किया। और अभी मैं सुन रहा हूं पीडीए, और इसलिए मैं जब बोलता हूं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो ये मेरा कथन नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश है उसके प्रति, कि ये समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में गुंडागर्दी की लोगों के साथ, उसका परिणाम दिया। और एक बात, एक पीडीए कहीं पीडीए आप आगे खोल दीजिएगा, बड़ा पीडीए मैं भी सुनता हूं, पीडीए ये किसके सगे हैं समाजवादी? पिछड़े वर्ग में एक यादव खानदान के अलावा और कौन है, मुझे बताइए? उनकी पत्नी, उनका भाई, उनका भतीजा, उनका चाचा, उनकी चाची, बस यही तो है। और इसके अलावा बताइए पीडीए ओबीसी समाज के लिए इन्होंने क्या किया है? जब संवैधानिक आयोग बनाने की बात हुई, उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई ओबीसी कानून को, तो ये समाजवादी पार्टी दोनों सदन में विरोध कर रही थी, जो है उसका आयोग का। और दूसरा, ये दलित करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, दलितों की सबसे बड़ी नेता कौन थी? दलितों की सबसे बड़ी नेता है मायावती जी। क्या रेस्ट हाउस कांड वहां की जनता भूली है? आपने जान से मारने की कोशिश की मायावती जी को, आपने हत्या करने की। ये मेरा कथन नहीं है, मायावती जी का कथन है। तो सारे प्रदेश ने देखा है कि आपने मायावती दलित तो की ये एक तो कारण नहीं है ना के साथ आपने क्या शर्मा किया जी। था मुलायम सिंह जी ने, तो उसका भी पता। और एक चीज और कह देता हूं, मात्र अकलियत पर आप तो बड़े बनते हो तुष्टीकरण के चैंपियन। मुझे इतना सा बता दीजिए, आपने 2012 में कहा कि 15%, जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, लेकिन 15% आरक्षण देंगे हम भर्ती पे, पुलिस भर्ती पे। 12 से 17 तक आपकी सरकार रही, आपने क्या भर्ती किया? क्या परसेंट दे पाए? तो आप मुसलमानों के भी नहीं है सगे, आप किसी के सगे नहीं है, इसीलिए 17 के बाद आपको परिणाम मिलने लगे, 14 से ही मिलने लगे थे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये 80-20 कुछ नहीं, हम तो सबको साथ लेके और सबके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन यदि आप नहीं, तो फिर आप तो कह रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आया 80-20 का फॉर्मूला, ये कहां से आ गया? हम आपको सुना देते हैं कि अचानक वापस ये फॉर्मूला कहां से आया, क्योंकि पीडीए का काउंटर कहीं ना कहीं इस फॉर्मूले को देखा जा रहा है। मैं आपको सुना देता हूं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे थे और कहां से यह फॉर्मूला आया। 2022 में कहा था, अब दोबारा रिपीट किया हुआ है। जरा सुन लेते हैं एक बार, और फिर अनुराग भदौरिया
है 80-20 का फॉर्मूला जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में योगी आदित्यनाथ लेकर आए थे कि 2027 भी 80-20 से होगी। तो अनुराग भदौरिया, पीडीए काफी होगा 80-20 के लिए? ना, इसका अर्थ ये नहीं है। 80-20 के लिए पीडीए काफी होगा क्या? इसका अर्थ ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, हमने अब मैं बोल लूं, अब हम बोल रहे शर्मा जी आपसे आज पूछ लेंगे, जरा एक मिनट अनुराग भदौरिया से जवाब ले लेते हैं। मैं बोल, अरे नहीं एक बार जरा, मैं सबका अर्थ, सबका साथ, सबका विकास, और आज होली का दिन है तो बुरा ना मानो, होली रहेगा आज हमारे डिबेट में, कोई बुरा नहीं कहेगा एक दूसरे के बारे में, ठीक है? अनुराग भदौरिया शुरू करिए। देखिए